दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लेकिन पिछली क्लास में अपन जो राजस्थान में किसान आंदोलन हुए थे उनको स्टार्ट कर लिए थे। तो पिछली क्लास में अपन बिजोलिया किसान आंदोलन को कंप्लीट किए थे। पिछली क्लास अपनी बिजोलिया किसान आंदोलन पर ही आधारित रही थी। आज अपन और जो किसान आंदोलन हुए थे उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज तो अपना जो किसान आंदोलन है आज वाली जो क्लास में तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, लेकिन आगे वाली जो दो क्लास में राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे उनको अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे बेगू किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन की। देखिए, जो बेगू किसान आंदोलन है इसकी भी अपन थोड़ी बहुत बात करेंगे। भाई, जो बेगू पड़ता कहाँ है, किस प्रकार से यहाँ पर जो इस क्षेत्र में जो आंदोलन होते हैं इस क्षेत्र का क्या भाई ऐसी भूमिका रही है कि जो इस क्षेत्र का जो किसान आंदोलन है वो प्रसिद्ध हुआ था या ज्यादा चला था। ठीक है, तो अपन वैसे ही बात करते हैं। तो किसान बिजोलिया किसान आंदोलन पिछली क्लास में अपन कंप्लीट कर लिए हैं। जो बेगू है वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, यानी उस समय में जो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। ठीक है, जो बेगू तत्कालीन समय में जब जो ये आंदोलन चल रहे थे उस समय मेवाड़ जो रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। इसके बाद में बात वापस बताऊं मैं आपको कि जो बेगू है वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। अपन वैसे जो चुंडा को 4 प्रथम श्रेणी ठिकाना दी गई थे 16 में से, उनमें पहले बात कर चुके हैं। चुंडा को सलूम्बर वाला जो ठिकाना दिया गया था, ठीक है, आमेट वाला जो ठिकाना दिया गया था, बेगू ठिकाना दिया गया था और एक देवगढ़ ठिकाना दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये बेगू उन्हीं ठिकानों में से एक ठिकाना है। वर्तमान में चित्तौड़ में आता है। देखिए, यहाँ पर जो धाकड़ जाति का बोलबाला था, धाकड़ जाति की आबादी थी। ठीक है, अपन पिछली क्लास में बात कर लिया धाकड़ जाति की, तो शायद ये धाकड़ थे तो आंदोलन भी कर रहे थे। धाकड़ लोग होंगे वही आंदोलन करेंगे। तो धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा यहाँ पर जो आंदोलन चलाया जाता है 1921 में आंदोलन शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले ये आंदोलन शुरू होने से पहले अपन कारणों की बात कर लेते हैं। कारण यहाँ के जो ये जो आंदोलन होता है यहाँ पर थे 53 प्रकार के कर। ठीक है, उधर बिजोलिया की अपन बात की थी, उधर 84 प्रकार के कर थे। यहाँ पर 53 प्रकार के कर लिए जा रहे थे। अधिक भू राजस्व, ठीक है, लाटा कुंता लिया जा रहा था। ठीक है, 53 प्रकार के कर, अधिक भू राजस्व लिया जा रहा था, लाटा कुंता, और जो वहां पर चल रही थी बेगार प्रथा बिजोलिया में वो यहाँ पर भी चल रही थी। ठीक है, बेगार प्रथा। तो इस प्रकार के जो परेशानियों से जो परेशान होकर यहाँ के किसान वे आंदोलन करने की सोचते हैं या आंदोलन करने की प्लानिंग करते हैं। तो 1921 में जो धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा मैनाल नामक जो स्थान है वहां पर एक गांव है भेरूकुंड। ठीक है, धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा 1921 में यह आंदोलन शुरू किया जाता है। मैनाल नामक स्थान के भेरूकुंड गांव से यह आंदोलन शुरू होता है। बात आती है ये मैनाल भीलवाड़ा में पड़ता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। भाई, जो बेगू की अपन बात कर रहे हैं तो आप ये कहोगे वर्तमान में इसको आप चित्तौड़ बता रहे हो। तो ये जो मैनाल नाम से जो भीलवाड़ा के मैनाल नामक जो स्थान पर जो गांव पड़ता है ये भेरूकुंड, यहाँ से ये आंदोलन शुरू होता है 1921 में धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा। अब बात आती है कि ये जो लोग थे धाकड़ जाति के किसान थे, ये सोचते हैं, जो लोग यानी सभी सोचते हैं आंदोलन करने वाले कि एक बड़ी शक्ति का समर्थन अपने को मिल जाए या बड़ी शक्ति की हेल्प अपने को मिल जाए। ठीक है, तो वैसे ही ये भी करते हैं, ये बड़े लोगों के पास जाने की कोशिश करते हैं। तो बड़े लोग इस समय कौन, राजस्थान सेवा संघ के जो लोग थे। राजस्थान सेवा संघ उस समय ट्रेंड पे चल रहा था। तो राजस्थान सेवा संघ के जो लोग थे या विजय सिंह फतीक बोले अपन डायरेक्ट या सीधे तौर पर, तो विजय सिंह फतीक से जाकर मिलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, धाकड़ जाति के लोग जो थे ये विजय सिंह फतीक से जाकर इन्हें अपनी जो हेल्प की मांग करते हैं या आरएसएस के पास जाते हैं या राजस्थान सेवा संघ जिसको बोल सकते हैं, तो राजस्थान सेवा संघ के पास सहायता की मांग करने के लिए जाते हैं।
ठीक है। तो जो एक धाकड़ जाति के किसान राजस्थान सेवा संघ की सहायता प्राप्त करने के लिए विजय सिंह पथिक के पास गए, ये वाक्य आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं विजय सिंह पथिक का इस पर क्या एक्शन रहता है या क्या डिसीजन लेते हैं। तो विजय सिंह पथिक एक बंदे को भेजते हैं रामनारायण चौधरी को, बड़े नेता हैं जैसे माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, ये जो लोग हैं इंपॉर्टेंट नेता है, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना चाहिए। किस आंदोलन से ये कांटेक्ट में आते हैं, किस आंदोलन का समर्थन करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रामनारायण चौधरी निम्नलिखित में से किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे या निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं, यानी अपन यहाँ तक बात कर ली कि विजय सिंह पथिक के पास से जो लोग जाते हैं, किसान लोग जाते हैं धाकड़ जाति के, और विजय सिंह पथिक रामनारायण चौधरी को यानी आंदोलन का नेता घोषित या अपनी तरफ से नेता घोषित करता है और नेता बनाकर भेजता है कि भाई जा यार तू देख कर चौधरी जी आप देख कर आओ, ठीक है। या रामनारायण चौधरी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक के कहने पर, विजय सिंह पथिक के भेजने में, ठीक है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बात आगे और करते हैं। रामनारायण चौधरी ने किसानों के पक्ष में मेवाड़ के दीवान से बात की थी, ठीक है। रामनारायण चौधरी ने किसानों के पक्ष में मेवाड़ का जो दीवान था दामोदर राव, देखिए दामोदर जो राव था या दामोदर लाल, तो ये जो था इससे रामनारायण चौधरी बात करता है। ये मेवाड़ का दीवान था, ठीक है। जो मेवाड़ का दीवान था इससे रामनारायण चौधरी किसानों के पक्ष में बात करते हैं। लेकिन वही बात कि जो दीवान वगैरह जो थे खुद भी इंटरेस्टेड नहीं होते थे या पूरी बात को पहुंचाने के लिए या राजा सामंत के पास, और जो विशेष प्रकार से लाभ नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो रामनारायण चौधरी दामोदर लाल से बातचीत करता है या बातचीत करते हैं किसानों के पक्ष में, लेकिन कुछ विशेष लाभ नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब बात आती है कि रामनारायण चौधरी क्या डिसीजन लेते हैं, आगे क्या एक्शन लेते हैं। भाई विशेष प्रकार का कोई लाभ तो मिलता नहीं है, विशेष रियायत या सहायता तो मिलती नहीं है। तो रामनारायण चौधरी किसानों से कहते हैं कि यार तुम एक काम करो कि आप जो ये कर वगैरह जो है इनको बंद कर दो, कर दो ही मत, ठीक है। लाटा फूटा बंद कर दो, जो कर बंद कर दो, बेगार करने से मना कर दो, बेगार नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप विरोध करोगे तो वैसे खुद ही यहाँ के जो सामंत लोग हैं वो ही यानी बैकफुट पर आ जाएंगे और जो आपसे यानी बातचीत करने के लिए तैयार होंगे या आपको सहायता देने के लिए रियायत देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो रामनारायण चौधरी इन किसानों को इस प्रकार से यानी कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है या जो बातचीत करता है, ठीक है, या इनके साथ सहयोग करता है कि आप इस प्रकार से जो कर वगैरह है जो इनको रोक लो, भू राजस्व मत दो, लाटा कुंता मत दो और बेगार भी मत करो, ठीक है। तो ये बात हो गई। अंग्रेजों ने संज्ञान लिया। फिर आगे अंग्रेज सोचते हैं, अंग्रेजों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, मैसेज पहुंचता है कि इस प्रकार से जो यार यहाँ पर जो आंदोलन वगैरह चल रहे हैं और जो अपने तक तो बात ही पहुंची है, तो अंग्रेज संज्ञान लेते हैं और अंग्रेज महाराणा के पास पहुंचते हैं, जो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे, उनसे बातचीत करते हैं। भाई यार ये क्या हो रहा है आपकी रियासत में, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, जनता परेशान हो रखी है, जनता आंदोलन कर रही है, आपको कुछ करना चाहिए। तो अंग्रेज ही डायरेक्ट डिसीजन ले लेते हैं। तो मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह थे, तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से उनके जो राजपद था या राजा का पद था, तो उनके पास जो अधिकार थे या प्रशासनिक अधिकार थे उनको छीन लेते हैं, ठीक है। अंग्रेज खुद संज्ञान लेते हैं और मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह थे उनसे जो प्रशासनिक अधिकार थे उनको छीन लेते हैं, ठीक है। और उनका एक बेटा था कुमार भूपाल सिंह, ठीक है, महाराज कुमार भूपाल सिंह। देखिए आप महाराणा का नाम पहले लिख लेना। आप भाई अपन पहले से बात करते आ रहे हैं कि जो शुरुआत में जो है महाराणा फतेह सिंह जो बिजोलिया में भी यही जो राजा थे मेवाड़ के, और यहाँ पर भी जो राजा यही रहते हैं, लेकिन अंग्रेज अब संज्ञान लेते हुए या एक्शन लेते हुए यानी महाराणा फतेह सिंह के जो प्रशासनिक अधिकार थे उनको छीन लेते हैं और उनका जो बेटा था या अगला उत्तराधिकारी जो बनता उसको ये प्रशासनिक अधिकार सौंप देते हैं। कौन सौंपता है? अंग्रेज सौंपते हैं। महाराज कुमार भूपाल सिंह जो महाराणा फतेह सिंह का बेटा था, ठीक है, इसको अधिकार सौंप दिए अंग्रेज। अब बात आती है
कि आगे क्या होता है। 1921 की बात है, चांदखेड़ी नामक स्थान है, ठीक है, 1921 में चांदखेड़ी, और 1922 में जो एक और जगह पड़ती है मंडावरी, ठीक है, मंडावरी या मंडावर। तो 1921 में चांदखेड़ी और 1922 में जो मंडावरी नामक स्थानों पर किसानों की सभाओं पर लाठीचार्ज करवा दी, ठीक है। 1921 में चांदखेड़ी, सन आप लिख लेना 1921 और 22, 1921 और 1922 में फेमस है, यानी 1921 में चांदखेड़ी और 1922 में मंडावरी नामक जो स्थान थे, यहाँ पर किसानों की सभाएं चल रही होती है और यहाँ पर लाठीचार्ज करवा दी जाती है किसानों की सभाओं पर, ठीक है। अब देखिए जो और दो स्थानों को मैं नाम बताने की कोशिश करूंगा, सेमलिया, ठीक है, सेमलिया और रावड़दा, ठीक है। जो सेमलिया और जो रावड़दा जो ठिकाने थे, जागीरें थी या ठिकाने थे, यहाँ पर किसानों पर ज्यादा अत्याचार हो रहे थे, ठीक है। सेमलिया और रावड़दा में किसानों पर ज्यादा अत्याचार हो रहे थे। तो बेगू सामंत अनूप सिंह था इस समय, ठीक है, बेगू का सामंत अनूप सिंह था और बेगू के सामंत अनूप सिंह पर दबाव आता है, ठीक है, लाठीचार्ज हो जाती है, यहाँ पर ज्यादा अत्याचार हो रहे थे किसानों पर। तो बेगू सामंत अनूप सिंह के पास बात पहुंचती है, इंफॉर्मेशन पहुंचती है, मैसेज पहुंचता है, और जो फिर जो ऐसे इस प्रकार की जो चर्चाएं हो रही थी और बड़े आंदोलन होते हैं तब चर्चाएं जो सरकार तक पहुंच जाती है, ठीक है, मुख्य यानी विधायक तक पहुंचती है, फिर यानी मुख्यमंत्री तक, और ज्यादा ही बड़ा हो तो फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति स्तर तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज्यादा मात्रा यानी बड़े स्तर पर अत्याचार हो रहे थे, बेगू के सामंत अनूप सिंह के पास मैसेज पहुंचता, समाचार पहुंचते हैं या उसके ऊपर दबाव आता है, ठीक है। अब देखिए जून 1922 में बेगू का जो सामंत था अनूप सिंह, वो समझौता कर लेता है किसानों से, ठीक है। विजय सिंह पथिक इसमें मध्यस्थता करते हैं, मीडिएटर बनते हैं विजय सिंह पथिक। अनूप सिंह बेगू का जो सामंत है 1922 में या जून 1922 में किसानों से समझौता करता है, इसकी मध्यस्थता विजय सिंह पथिक करते हैं, ठीक है। देखिए अपन पिछली क्लास में जब बिजोलिया में पढ़ रहे थे तब बात किए थे कि महाराणा या मेवाड़ सरकार या मेवाड़ रियासत किसानों से फैसला करती यानी समझौता करती है, लेकिन बिजोलिया का जो सामंत था उस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं होता है या फैसले को इग्नोर कर देता है या लागू नहीं करता है। यहाँ पर जो फैसला होता है, फैसला किया जाता है, बिजोलिया का उल्टा होता है, ठीक है। तो बेगू का सामंत अनूप सिंह 1922 जून में किसानों के साथ समझौता कर लेता है, विजय सिंह पथिक इसमें मध्यस्थता करते हैं, मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। लेकिन इस समझौते को, इस फैसले को मेवाड़ रियासत स्वीकार नहीं करती है। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप लिख लेना, वाक्य अगर लिखना चाहो तो, सेंटेंस आप लिखना चाहो तो लाइन टू लाइन, ठीक है। मैं वापस बोलने की कोशिश करूंगा। जून 1922 में बेगू का सामंत अनूप सिंह विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता से किसानों के बीच में समझौता करवाता है, ठीक है। लेकिन मेवाड़ रियासत इस फैसले को या इस समझौते को स्वीकार नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती है, मानती नहीं है, ठीक है, इग्नोर कर देती है, भाई हम नहीं मानेंगे। भाई सामंत कौन होता है फैसला करने वाला? भाई सरकार है, तो हाईकमान डिसीजन लेगी। तो इस प्रकार से मेवाड़ रियासत मना कर देती है, मानने से मना कर देती है। अब ट्रेंच जो वहां पर बंदोबस्त अधिकारी लगा हुआ था, सेटलमेंट ऑफिसर लगा हुआ था, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख लेना, तो मेवाड़ में बंदोबस्त अधिकारी या सेटलमेंट ऑफिसर लगा हुआ था ट्रेंच। तो इस फैसले को बोल्शेविक समझौता कैसे कहा था? ठीक है, ट्रेंच अधिकारी ने बोल्शेविक समझौता कहा था। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि बोल्शेविक क्या है। आपके माइंड में यह आएगा कि बोल्शेविक समझौता कह तो दिया ट्रेंच, लेकिन ये बोल्शेविक जो प्रॉपर है क्या, कहां की तुलना की गई है, किससे तुलना की गई है? 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, बोल्शेविक पार्टी के द्वारा क्रांति की गई थी, ठीक है। 1917 में रूस में बोल्शेविक पार्टी के द्वारा क्रांति की गई थी। वहां का जो राजा था, जिसको जार कहते थे या जार कहा जाता था, वहां के राजा को, या जार नामक जो राजा था, उसको वहां की जो बोल्शेविक पार्टी ने आंदोलन करके हटा दिया, ठीक है।
राजा के पद से हटा दिया। वहां का जो सर्वहारा वर्ग था उसको, यानी जो शासन उसके हाथों में आ गया, ठीक है, और सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित हो गई। ये बात हो गई। अब देखिए जो यहाँ जो ये हुई थी बोल्शेविक पार्टी के द्वारा जो क्रांति की गई थी, इसकी तुलना, या जो यहाँ पर जो ये समझौता हो रहा था, इस समझौते की तुलना इस बोल्शेविक जो क्रांति से की जा रही है। क्यों की जा रही है? देखिए यहाँ पर भी जो सरकार की बातें, यानी जो सरकार है जो बात नहीं मान रही है, इसकी जो सामंत की बात नहीं मान रही है, तो इस प्रकार से जो ट्रेंच था, ट्रेंच ने इस समझौते की तुलना बोल्शेविक समझौता जो वहां पर रूस में क्रांति हुई थी इससे की थी, ठीक है। बोल्शेविक जो क्रांति का जो प्रभाव देखा जा रहा था राजस्थान में अपने यहाँ पर, तो यहाँ पर इन जो आंदोलनों में देखा जा रहा था, जैसे बिजोलिया और बेंगू में, वहां पर सामंत नहीं मान रहा है बिजोलिया में, यहाँ पर रियासत नहीं मान रही है, सरकार नहीं मान रही है, राजा नहीं मान रहा, ठीक है। तो ये बात हो गई है। तो रूस में जैसे सोवियत कम्यून, यानी जिस प्रकार से रूस में जैसे सोवियत कम्यूनें बन रही थी, कम्यून्स बन रही थी, वैसे ही यहाँ पर किसान पंचायतें बन रही थी। हर रियासत में जो ये आंदोलन चल रहे हैं, यहाँ पर जो किसानों के द्वारा पंचायतें बनाई जा रही है, ठीक है, खाप पंचायतें बनाई जा रही है। तो ये बात थी बोल्शेविक समझौता, आपको सही समझ में आया होगा। वापस मैं एक बात वापस बताऊं आपको कि जून 1922 में मेवाड़ जो बेगू का सामंत अनूप सिंह विजय सिंह पति की मध्यस्थता से किसानों से समझौता कर लेता है, लेकिन मेवाड़ रियासत इस समझौते को स्वीकार नहीं करती है। ट्रेंच नामक जो सेटलमेंट ऑफिसर था या बंदोबस्त अधिकारी था मेवाड़ में, इसने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा था। बोल्शेविक समझौता मैं आपको बताऊं 1917 में बोल्शेविक पार्टी के द्वारा रूस में क्रांति कर दी गई थी। वहां के राजा जार को, यानी राजा के पद से हटा दिया गया था, और वहां का जो शासन था जो सर्वहारा वर्ग के हाथों में आ गई थी, सर्वहारा वर्ग को वहां का शासन सौंप दिया गया था, ठीक है। जिस प्रकार से रूस में जो कम्यून्स बन रही थी, जो सोवियत कम्यून्स बन रही थी, वैसे ही राजस्थान में या जो बिजोलिया बेगू में जो किसान पंचायतें बन रही थी। तो इस प्रकार से जो ये ट्रेंच था, इसने बोल्शेविक समझौता कहा था इस समझौते, ठीक है। अब बात आती है बेगू के सामंत की आगे। तो बेगू के सामंत जो अनूप सिंह था उसको नजरबंद कर दिया जाता मेवाड़ रियासत के द्वारा। मेवाड़ रियासत या मेवाड़ सरकार की बात आती है। मेवाड़ सरकार बेगू के सामंत अनूप सिंह को खुद के पास बुलाती है, उदयपुर आइए, अपन उदयपुर में बातचीत करें। तो जो अनूप सिंह था, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे अनूप सिंह का अभी तक बोर्ड पर कोई जिक्र नहीं है, तो कम से कम मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है। या अनूप सिंह यहाँ का जो सामंत है, इसको मेवाड़ सरकार खुद के पास बुलाती है, भाई उदयपुर आइए, आपसे बातचीत करेंगे बैठकर। तो उदयपुर में मेवाड़ का जो सॉरी ये बेगू का जो सामंत है, ये जाता है, जो जाकर बातचीत करता है, और जो इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो नजरबंद कर लिया गया अनूप सिंह को, तो यानी उदयपुर में नजरबंद कर लिया गया। तो नजरबंद करके फिर आगे क्या होगा, देखिए फिर यहाँ का जो प्रशासक किसको बनाया जाता है, तो उसकी बात करते हैं। अनूप सिंह को नजरबंद करके यहाँ का जो प्रशासक बनाया जाता है अमृतलाल को, ठीक है। अनूप सिंह को नजरबंद करके अमृतलाल को यहाँ का जो प्रशासक बनाया जाता है बेगू का। अमृतलाल बदमाश आदमी था, चालाक आदमी था, चालू आदमी था, ये भ्रष्टाचारी था एक प्रकार से। हालांकि जनता ने इसका भी विरोध किया, लेकिन भाई जो सरकार ने यहाँ पर जो प्रशासक बना के भेजा, तो अभी तो अपना काम तो करेगा कैसा भी हो, लेकिन अधिकारी कोई भ्रष्ट आ जाता है, कोई सही आ जाता है। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं पर मेवाड़ रियासत, ठीक है। मेवाड़ रियासत ने जो 1923 में फिर एक प्रकार से एक्शन लिया, डिसीजन लिया। 13 जून 1923 की बात है। ट्रेंच जो अपन बात करें, जिसने बोल्शेविक समझौता किया था, सेटलमेंट ऑफिसर या बंदोबस्त अधिकारी रहता है मेवाड़ में, तो इसको मेवाड़ रियासत 13 जून 1923 को जांच अधिकारी बनाकर इधर भेजती है बेगू में, ठीक। वाक्य आप लिखना चाहो जैसे लिख लेना, सेंटेंस लिखना चाहो वैसे लिख लेना कि मेवाड़ रियासत ने 13 जून 1923 को ट्रेंच को जांच अधिकारी बनाकर बेगू में भेजा था, ठीक है। इस समय यहाँ पर ये जो अधिकारी बनकर आता है ट्रेंच आता है, लेकिन इसको यहाँ के जो बड़े नेता थे, किसान लोग थे, बेगू में नहीं मिलते हैं। जो यहाँ के जो बड़े नेता थे, जो किसान लोग थे, जो अपना जो सम्मेलन कर रहे थे, जो अपनी सभा कर रहे थे, वो दूसरी जगह पर कर रहे थे, ठीक है।
देखिए जो ट्रेंच था उन किसानों से कहता है, उन नेताओं को कहता है आप बेगू में आइए, बेगू में बैठकर अपन बातचीत करेंगे, ठीक है। किसान आते नहीं है। रायता गांव में जो किसान अपनी सभा कर रहे थे, ठीक है, ये रायता गांव में, रायता गांव का नाम लिख देता हूँ मैं। रायता पीने का नहीं होता, गांव का नाम भी होता है, ठीक है। तो रायता नामक गांव था। यहाँ पर किसान अपनी सभा को संबोधित कर रहे थे या सभा कर रहे थे, अपना सम्मेलन कर रहे थे, ठीक है। ट्रेंच इधर बेगू में आ जाता है। ट्रेंच इनके पास मैसेज करता भाई आपको यहाँ पर बेगू में आना चाहिए, सम्मेलन को खत्म करके और अपने यहाँ पे बात करेंगे। ये जो लोग अपने युगो में थे, जो किसान लोग थे, भाई अपन हम तो हमारी सभा करेंगे, अगर तुझे हमारे से बात करनी है तो यहाँ पर आजा, रायता में आजा, अपन यहीं पे रायता फैला लेंगे ढंग से, या अगर सही तरीके से बात होगी तो रायते को समेट लेंगे, ठीक है। देखिए गांव का नाम है यहाँ पर, वो रायता, वो मत समझ लेना कहीं आपके मुंह में पानी आ रहा हो। हालांकि रायते के नाम से तो क्या ही पानी आएगा, अभी तो मौसम बारिश बारिश हो रही है, ठीक है। किसान लोग आते नहीं है रायता गांव को छोड़कर। एक प्रकार से किसानों के द्वारा ट्रेंच का बहिष्कार कर दिया गया, भाई हमारे से अगर तुझे बात करनी हो तो ये रायता में आजा, वरना हम तो नहीं आएंगे बेगू में भी। ट्रेंच को गलत लगा, ट्रेंच का ईगो हर्ट हुआ, यार ये तो अपना बहिष्कार कर दे, अपन यहाँ पे अधिकारी बन के आए हैं, जहां से अधिकारी बन के आए अपनी बात नहीं मान रहे, तो क्या किया जाए। अब ट्रेंच गर्म हो जाता है, नाराज हो जाता है, ठीक है। ट्रेंच एक्शन लेता है, गोविंदपुरा हत्याकांड होता है। किसानों की सभा चल रही थी गोविंदपुरा में। ट्रेंच आता है, पुलिस प्रशासन लेकर आता है और ट्रेंच ने फायरिंग करवा दी किसानों की हत्या पर, यानी किसानों की सभा पर। किसानों की हत्या होती है गोविंदपुरा में। क्वेश्चन बनेगा गोविंदपुरा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर जो दो लोग मरे यानी शहीद हुए थे उनका नाम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका नाम भी थोड़ा ध्यान रख लेना। जो 13 जुलाई 1923 को होता है, ठीक है। 13 जून 1923 की अपन पहले बात कर चुके। 13 जून 1923 को ट्रेंच को भेजा जाता है जांच अधिकारी बनाकर मेवाड़ रियासत के द्वारा, और जो ट्रेंच की बात सुनने के लिए जो रायता गांव से किसान आते नहीं है और ट्रेंच का एक प्रकार से बहिष्कार किया जाता है। और फिर जो गोविंदपुरा हत्याकांड की बात करते हैं, ये 13 जुलाई 1923 को होता है। डेट भी ध्यान रख लेना इसकी, ठीक है। तो 1923 जो भी अपन ये हत्याकांड वगैरह जो पढ़ेंगे, इनकी डेट वगैरह थोड़ा ध्यान रख लेना। और सन तो स्पेशली मैं कहना चाहूंगा याद ही रख लेना, काल क्रमानुसार पूछ लेते हैं, मिलान करवा लेते हैं। इधर हत्याकांड दे देंगे, उधर सन दे देंगे, ऊपर नीचे करके तो आपको मिलान करवाएंगे, ठीक है। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा हत्याकांड होता है। ट्रेंच जो अधिकारी था, ट्रेंच ने किसानों की सभा पर फायरिंग करवा दी। इसमें 2 धाकड़ किसान शहीद हो गए थे, ठीक है, कृपा जी और रूपा जी। ये जो कृपा जी और रूपा जी थे, ये धाकड़ किसान थे और यहाँ पर यानी शहीद हो जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है रूपा जी और कृपा जी जो बड़े नेता थे, ये शहीद हो जाते हैं, तो बात और ऊपर हो गई या बात और गर्म हो गई एक प्रकार से, ठीक है। देखिए ये कृपा जी और जो रूपा जी हैं, इनका नाम थोड़ा सा ध्यान ही रख लेना, स्टार वगैरह लगा लेना। कृपा जी और रूपा जी का संबंध किस आंदोलन से है, तो ठीक है आपको समझना होगा। तो जो आंदोलन कर रहे बेगू किसान आंदोलन, जो हत्याकांड है गोविंदपुरा हत्याकांड है, तो गोविंदपुरा में जो किसानों की सभा चल रही थी, इस पर ट्रेंच ने फायरिंग करवा दी। रूपा जी और जो कृपा जी जो धाकड़ किसान थे, ये मारे जाते हैं, ये शहीद हो जाते हैं। अब बात आती है जो ज्यादा बड़े स्तर पर इस आंदोलन यानी इस हत्याकांड की चर्चा हो जाती है, इस आंदोलन की चर्चा हो जाती है। अखबारों ने या न्यूज़पेपर्स जो थे या समाचार पत्र थे, इन्होंने इन जो हत्याकांड की खबरों को प्रकाशित किया। ज्यादा और बात गर्म हो गई, तो फिर रियासत ने या मेवाड़ रियासत ने इन समाचार पत्रों पर, जो समाचार पत्र इस जो आंदोलन की या इस हत्याकांड की जो खबरें छाप रहे थे, उन समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया, उन समाचार पत्रों पर बैन लगा दिया, ठीक है। अगर जैसे अपन थोड़ी बहुत बात करें जो न्यूज़पेपर्स की जो बात करना चाहिए, जैसे अपन पढ़े थे प्रताप, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, ठीक है। तो ये जो
अखबार थे, ये न्यूज़पेपर थे या समाचार पत्र थे, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पढ़ता आप लिखना चाहो तो लिख लेना। प्रताप, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी जो नामक जो अखबार थे या समाचार पत्र थे, इनको बैन कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, जो ये अखबार इस जो हत्याकांड के, इस आंदोलन की जो यानी हत्याकांड की आलोचना कर रहे थे या फिर जो सरकार की आलोचना कर रहे थे, तो इस वजह से इनको प्रतिबंध या बैन कर दिया गया। ठीक, अब बात आगे आती है और क्या जो होता है इस आंदोलन के दौरान या जो भी घटनाक्रम होता है, इसमें और क्या क्या बात याद होती है या क्या फैक्ट सामने आते हैं, उनकी बात करते हैं आगे। देखिए, जो तरुण राजस्थान है, ठीक है, तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था उस समय, उसने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को कहा था। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, सुन लेना कम से कम, कि तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था, उसने जो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे उनको प्रशासनिक अधिकार वापस लेने की राय दी थी या सलाह दी थी या बात कही थी। किस समाचार पत्र ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को अपने प्रशासनिक अधिकार वापस लेने की सलाह दी थी? तो तरुण राजस्थान ने दी थी, तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था। ठीक है, ये बात हो गई। फतेह सिंह जो थे, ठीक है, फतेह सिंह ने मेवाड़ का जो दीवान था, चटर्जी जो सरनेम था उनका, ठीक है, तो प्रभाष चंद्र चटर्जी मेवाड़ का इस समय दीवान था। तो इस प्रभाष चंद्र चटर्जी, देखिए प्रभाष, आपको एक ही बात या एक ही बंदा याद आ सकता है भी, प्रभाष, तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रख लेना, ये प्रभाष चंद्र चटर्जी है, वो प्रभाष अलग है। ठीक है, अपना उनसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर प्रभाष चंद्र चटर्जी पढ़ना आपको। तो मेवाड़ का जो दीवान है इस समय प्रभाष चंद्र चटर्जी, मेवाड़ महाराणा जो फतेह सिंह है, उन्होंने प्रभाष चंद्र चटर्जी की इनका दरबार में आना बंद करवा दिया, इनकी जो ड्योढ़ी बंद करवा दी। ठीक है, प्रभाष चंद्र चटर्जी की ड्योढ़ी बंद करवा दी या दरबार में आना बंद करवा दिया। ड्योढ़ी बंद करवा दी प्रभाष चंद्र चटर्जी की फतेह सिंह ने। इसके बाद में बात करते हैं कि आंदोलन के नेता भी, आपको मुख्य रूप से दो नेता तो लिख लेना चाहिए, मैं आपको मौखिक बताऊंगा, आप लिख लो, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी। ठीक है, रामनारायण चौधरी यानी आंदोलन के जो नेता हेडिंग डाल के, और दो नेताओं के नाम लिख लो यहाँ पे, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी। ठीक है, ये बड़े नेता है, बड़े जो व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको जो किताबों में भी ज्यादा ही उच्च स्तर पर स्थान दिया गया है, तो अपने को पढ़ना पड़ेगा। हालांकि जो आंदोलनों को व्यवस्थित तरीके से लीड भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, याद रखा जाना चाहिए। हालांकि कुछ जो फिर बाद में जो अपने जो पर्सनल मैटर्स को लेके ये आंदोलन को फिर मुंह की खानी पड़ी थी या बैकफुट पे आना भी पड़ा था। अपन पहले भी बात कर लिए बिजोलिया किसान आंदोलन के समय में भी, कि भाई जो नेताओं में आपसी मतभेद हो जाते हैं। हालांकि भाई कोई भी अच्छा नेता होता है, काम अच्छा कर रहा होता है, उसकी बातें फिर नहीं मानी जाती है या उसको इग्नोर किया जाता है संगठन के द्वारा, उसको वो भी फिर डिमोटिवेट होता है। तो ये हर जगह पे या वर्तमान में भी ऐसी बात ही चलती है, ऐसी जो प्रवृत्ति चलती है। हालांकि अपन बार बार किसी का नाम नहीं लेंगे, यहाँ पर जो अपना जो उद्देश्य है किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करना है। ठीक है, तो आगे और बात करते हैं। तो ये दोनों नेताओं का नाम लिख लेना, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी का नाम लिख लेना, आंदोलन के मुख्य नेता थे। इसके बारे में बात करते हैं जो सरकार के द्वारा, ठीक है, सरकार डिसीजन लेती है, प्लानिंग करती है, भाई ये रामनारायण चौधरी है, इसको यार गिरफ्तार करो पहले, ये थोड़ा ज्यादा चूं चपड़ कर रहा है, थोड़े पंख बाहर निकाल रहा है, तो रामनारायण चौधरी को गिरफ्तार करो। तो सरकार ने रामनारायण चौधरी को गिरफ्तार करने की प्लानिंग की थी, योजना बनाई थी। हालांकि रामनारायण चौधरी को गिरफ्तार नहीं करते हैं शुरुआत में, पहले उससे पहले यानी विजय सिंह पथिक गिरफ्तार हो जाते हैं 10 सितंबर 1923 को। ठीक है, 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई है। जेल में डालकर यानी 5 वर्ष की सजा लगभग दे दी गई थी विजय सिंह पथिक को, और यानी जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, विजय सिंह की पथिक यानी विजय सिंह पथिक जब गिरफ्तार हो जाते हैं, जेल में चले जाते हैं, उसके बाद में भाई फिर अब यहाँ पे आंदोलन को जो बड़े स्तर पर लीड करने वाला बंदा नहीं था, विजय सिंह पथिक अंदर हो जाते हैं, जेल में चले जाते हैं। तो ये आंदोलन धीरे धीरे स्वतः या खुद ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, बड़े जो आंदोलन चलते हैं, आज भी आप देखते होंगे, जैसे दिल्ली में खूब आंदोलन चलते हैं, अभी भी चल रहा है, जो अभी जो महिला पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा था, ठीक है,
वो भी चलाया जा रहा था। आंदोलन में ये होती है फिर धीरे धीरे जो इस प्रकार की जो रंगारंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो जो बैठे रहते आंदोलन करते रहते, गीत वगैरह गाते रहते, खुद का भाई टाइम पास भी तो होना चाहिए, इस प्रकार की जो यानी गतिविधियां भी करते हैं, वहां पर जो बातें चीतें चलते हैं, ये थोड़ी ना एक एक बात को कहे जाए भाई जो शांति प्रदर्शन करते हैं या धरना देते हैं वहां पर हुड़दंग तो कर नहीं सकते। यानी पहले जो किसान आंदोलन चला था दिल्ली में, तो फिर धीरे धीरे वो जो बैकफुट पे आ जाते हैं। रेगुलर जो भी आंदोलन होता है रेगुलर नहीं चल सकता भाई। अगर गवर्नमेंट के पास अपने को कोई भी बात पहुंचानी होती है, तो अगर गवर्नमेंट नहीं मान रही उस बात को, तो फिर अपन आंदोलन करते हैं। जैसे 10 दिन का आंदोलन कर ले, 20 दिन का आंदोलन हो, 1 महीने का हो, 2 महीने को हो गए। अब देखिए कोई भी बंदा अपने घर परिवार को छोड़कर जाके वहां पे आंदोलन में 2-3 साल तक तो बैठ नहीं सकता। उसके पीछे भी बीवी बच्चे होते हैं, परिवार होता है, समाज होता है, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी होती है भाई, परिवार की होती है, पूरे समाज की तो क्या जिम्मेदारी ले पाएगा अकेला बंदा, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी ले होती है उसके ऊपर। वो 10 दिन के लिए अगर आंदोलन में जाकर अपनी जो भागीदारी दे रहा है या अपनी जो भूमिका निभा रहा है, वो एक अच्छी बात है, या उनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन 1 साल तक कोई बंदा एक जगह नहीं बैठ सकता है। उसके पीछे जो बीवी बच्चे हैं वहां पे खाने के लाले पड़ जाते हैं। वो नहीं कमाएगा, वो तो घर वालों को खाना वगैरह कौन देगा, जो आर्थिक जो भी स्थिति होगी उसको मजबूत कौन करेगा। तो एक बंदा सीधी सी बात है 1-2 साल तक आंदोलनों में नहीं बैठ सकता है। और वैसे आंदोलन 2-3 साल तक रेगुलर चलते भी नहीं है। लोग वैसे ही अगर कोई बंदा चलाने की सोचे भी गा, तो उसको साथ वाले लोग धीरे धीरे बैकफुट पर आ जाते हैं और घर पहुंच जाते हैं वापस, और अपनी जो गतिविधियां होती हैं उनको जो सुचारू कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात हो, तो इसी प्रकार से, या फिर कोई बड़ा नेता होता है जो आंदोलन को लीड कर रहा हो, तो उसको जेल में डाल दे या उसको गिरफ्तार कर ले, तो वैसे फिर जो डिमोटिवेट हो जाती है उसके साथ वाले। या ऐसा भी होता है कुछ जगह पे राजनीति चल जाती है या खेली जाती है जो आंदोलनों में भी, जो किसान कोई भी नेता मान लो, कोई भी आंदोलन मान लो, कोई आंदोलन का बड़ा नेता है, उसको सरकार अंदर बुला लेती है बातचीत करने के लिए, और पैसे टके भी देके बैकफुट पे ला देती है, तू चुप हो जा और जो तेरे साथ जनता है इसको चुप कर ले, तुझे ये पेमेंट मिल जाएगा, या अगले चुनाव में तुझे ये सीट दे देंगे, ठीक है, 1 सीट दे देंगे। इस प्रकार की जो बातें होती है, हालांकि होती है, राजनीति ऐसी ही होती है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, और अपना यहाँ पर उद्देश्य नहीं है किसी का नाम लेके किसी को नीचे दिखाना, ठीक है। देखिए भाई कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, ठीक है। तो अपन बात कहाँ पे कर रहे थे कि जो इनकी जो प्रकृति ऐसी है या प्रवृत्ति ऐसी होती है जो आंदोलनों की, कुछ समय तक चलाया जाता है, और ये ठीक भी है, लेकिन भाई रेगुलर 2-3 साल तक नहीं चलाया जाना चाहिए। हर कोई जो लोग आंदोलन का या किसी भी जो प्रकार का जो धरना प्रदर्शन होता है उसका सपोर्ट नहीं कर सकता इतने दिनों तक, अपने घर बार को छोड़कर नहीं जा सकता। तो ये जो आंदोलन है स्वतः समाप्त हो जाता है विजय सिंह पथिक की जो गिरफ्तारी के बाद में, ठीक है। 1925 की फिर आगे बात है, जो किसानों के साथ समझौता किया जाता है, ठीक है। 1925 में किसानों के साथ फिर फाइनली समझौता कर लिया जाता है। उनके 53 में से 34 प्रकार के कर माफ कर दिए जाते हैं, ठीक है। 34, ठीक है, और 34 कर तुम्हारे माफ किए जा रहे हैं, समझौता किसानों के साथ किया जाता है, और इनके 53 में से 34 कर माफ कर दिए जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, ठीक है। देखिए अब बात और आती है, उधर भाई बिजोलिया में अपन बात किए थे 84 में से 49 ही देने पड़ रहे थे। अब यहाँ पर यानी 53 में से 34 माफ कर दिए हैं। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, आपकी साइज मैथ अच्छी होगी, ठीक है। 16 दिन 19 की बात आती है, यानी 19 कर अब देने पड़ेंगे, ठीक है भाई। 34 कर माफ कर दिए गए हैं, तो 53 मुझे लगता है भाई 19 कर ही होंगे, ठीक है। तो 19 कर देने पड़ेंगे, हालांकि इतनी तो मेरी भी ठीक है। अब बात आती है कि जो बेगार वाली जो बात थी, बेगार प्रथा जो ये थी, ये भी समाप्त कर दी गई थी इनकी, बेगार भी तुम्हारे पास नहीं करवाएंगे, और यानी 53 में से 34 कर आपके माफ किए जा रहे हैं। अब बात आती है आगे कि मेवाड़ में अपन आंदोलन पढ़ रहे हैं। मेवाड़ में बिजोलिया और बेगू को अपन लगभग बिजोलिया को कंप्लीट पिछली क्लास में कर लिए हैं, और बेगू भी अपन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत और लगभग बेगू कंप्लीट है। अब बात आती है मेवाड़ में खालसा क्षेत्र में भी आंदोलन हुए थे, ठीक है। खालसा क्षेत्र वो होता है जो सीधे राजा के अधीन होता है, और जो खालसा क्षेत्र और जो ये बिजोलिया वाला और बेगू वाला जो पड़े हैं, ये जागीरी आंदोलन थे, जागीरी ठिकानों में आंदोलन हुए। देखिए जो खालसा क्षेत्रों में भी आंदोलन हुए थे, जो सीधे केंद्र के अधीन जमीन होती थी,
तो अप्रैल 1921 में खालसा क्षेत्रों में भी आंदोलन होता है। ठीक है, अप्रैल 1921 में उदयपुर से स्टार्ट होता है। जाट किसानों के द्वारा यह आंदोलन किया जाता है खालसा क्षेत्र में, मेवाड़ में। ठीक है, उदयपुर से स्टार्ट होता है, जाट किसानों के द्वारा शुरू किया जाता है। देखिए, इनकी जो मांगे थी वही मांगे, भाई लगान ज्यादा बढ़ा दिया गया था। ठीक है, जो लाग बाग जो थी वो ज्यादा कर रखे थे, और जो बेगार समाप्त करे, इनकी इस प्रकार की जो मांग थी, भाई लाग बाग यानी कम करे, जो बेगार समाप्त करे, और जो भी लगान थे ये कम करे। ठीक है, अगर इनकी जो मांग थी कि अगर इनको आप कम नहीं किए, जो हमारी मांगे हैं इनको आप नहीं माने, तो हम जो जमीन है, जो भूमि है, इसको पड़त छोड़ देंगे। पड़त छोड़ने का मतलब है खाली छोड़ना। अपन गांव में ये बोलते हैं भाई जमीन को खाली छोड़ दो, इस बार इस भूमि में, इस जो खेत में कुछ नहीं बोएंगे, और अगली साल इस खेत में कोई फसल बोलेंगे। इस बार इस खेत में बोल लेते, अगली बार इस खेत में बोलेंगे तो अच्छी फसल होगी। भाई रेगुलर एक ही खेत में सही फसल नहीं होती है। ठीक है, तो इसको जो अपन शुद्ध जो शब्द ले, इसके लिए जो उचित शब्द ले, पड़त बोला जाता है। तो ये इनकी जो चेतावनी थी एक प्रकार से, अगर हमारी जो मांगे हैं नहीं माने तो हम भूमि को, खेत जो जमीन को पड़त छोड़ देंगे। ठीक है, राजा के द्वारा फिर भी कोई लाभ नहीं दिया जाता इनको, इनकी बातें नहीं सुनी जाती है। हालांकि जो कमेटियां बना ली जाती है, लेकिन बातचीत यानी इनको विशेष लाभ नहीं मिल पाता। दिसंबर 1921 की बात है। ठीक है, दिसंबर 1921 की बात है। एक गांव पड़ता है पोडोलिन। दिसंबर 1921 में पोडोली नामक जो स्थान है, यहाँ पर जो जातीय पंचायत का सम्मेलन होता है। ठीक है, पोडोली जो स्थान है, यहाँ पर जातीय जो किसान पंचायत थी, इनकी जातीय जो पंचायत थी, इसका जो सम्मेलन होता है पोडोली में। और यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ वालों ने भी कुछ हेल्प की थी, समर्थन दिया था। राजस्थान सेवा संघ भी इनके पक्ष में आता है। राजस्थान सेवा संघ और राजपूताना मध्य भारत सभा की अपन पहले बात कर चुके हैं। इनके जो लोग थे, या राजपूताना यानी राजस्थान सेवा संघ इनके समर्थन में आता है। और जो राजपूताना मध्य भारत सभा है, इनका जो एक मंत्री आता है कन्हैयालाल कलंथरी। ठीक है, कन्हैयालाल कलंथरी, मैं नाम लिखूंगा। ठीक है, ये राजपूताना मध्य भारत सभा का आदमी था, या राजपूताना मध्य भारत सभा का मंत्री था। और राजस्थान सेवा संघ के लोग भी या मंत्री भी पोडोली में जो किसान पंचायत थी इनकी, जातीय पंचायत थी, उसका समर्थन करते हैं। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में बात करते हैं इस सम्मेलन में अगली जो निर्णय लिया गया कि जो अगली सभा है या अगला सम्मेलन है, वो जो मातृकुंडिया में किया जाएगा। ठीक है, अगला जो सम्मेलन है अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में किया जाएगा। मातृकुंडिया वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ पर शिव जी का मंदिर है। ठीक है, शिवलिंग है। ठीक है, तो यहाँ की जो देखिए पौराणिक जो कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं, उनकी भी अपन बात करना चाहिए, लेकिन थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी तो या और कभी कर लेंगे। तो मातृकुंडिया में जो शिव जी का मंदिर है, ठीक है भाई, जो परशुराम जी है, जो पुराणों में लिखा हुआ है, यानी जो शास्त्रों में लिखा हुआ है मातृकुंडिया के बारे में, जो परशुराम जी है उनके पिताजी थे जमदग्नि। ठीक है, जो परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि थे, जमदग्नि के कहने से, ये इनके जो कहे हुए को मानकर जो परशुराम जी ने अपनी माता की हत्या कर दी थी। और यानी परशुराम जी अपने पिता को कहते हैं, मैंने आपके कहने से जो, यानी जो देखिए पुराणों के अनुसार, धर्म जो शास्त्रों के अनुसार मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो है कि किंवदंतियां है। तो परशुराम जी ने इनके जो अपने पिताजी के कहने से इनकी अपनी माता जी की हत्या कर दी थी। परशुराम जी को इन हत्या करने के बाद में पश्चाताप हुआ और उनको लगा यार मैंने पाप कर दिया है। और ये जमदग्नि से कहते हैं, अपने पिता से कहते हैं, मैं मेरे जो पापों को धोना चाहता हूँ, तो मैं मेरे पाप से मुक्ति पाना चाहता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जो मेरी माता जी है वो उनका सिर कट कर जो मेरी पीठ कर चिपक गया है, एक प्रकार से मुझे बोझ लगता है, या ऐसा लगता है, या ऐसा
एहसास होता है कि मेरी माताजी का जो सिर है मेरी पीठ के चिपका हुआ है। ठीक है, तो भाई जो जमदग्नि है इनको कहते हैं भाई तू यहाँ पर जो यानी जो सेवा कर, जो ये यानी जो परशुराम जी थे यहाँ पर जो सेवा करते हैं, शिवलिंग की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जो सेवा करने की वजह से जो माँ की तरी इस प्रकार का जो स्थान है, यहाँ पर जो जल कुंड है, उस जो क्षेत्र में जो शिव जी की पूजा करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनके जो पाप धुल गए थे यहाँ पर जो तपस्या करने से परशुराम जी के। तो इस प्रकार से माँ तरी ये ऐसा कुछ शब्द है। तो इस जो शब्द से मातृकुंडिया जो ये स्थान का नाम पड़ा है, यहाँ पर शिव जी शिवलिंग है। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें होती है। और भी कुछ जो एक अलग सी और कहानी है कि जो परशुराम जी इन जो ऐसा कहा गया इनको, या किसी ने जो सलाह दी कि भाई पूरे, यानी ऐसा भी कहा जाता है जमदग्नि खुद ही सलाह देते हैं कि तू पूरे तीर्थों का, यानी जो तीर्थ स्थलों पर जाकर आएगा तब तेरे पाप धुल सकते जो तूने तेरी माता की हत्या की है। तो परशुराम जी खुद ऐसा कहे जाने के बाद में पूरे तीर्थों की यात्रा करके आते हैं और घूमते घूमते इस जो क्षेत्र पर आ जाते हैं, यहाँ पर जो शिव जी का जो शिवलिंग था। ठीक है, तो देखिए जो ये जो शिवलिंग था, ये शिव जी की जो मूर्ति थी, यहाँ पर जो इसके आसपास वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। और परशुराम जी ने एक जो घटना देखी, या एक रात को एक प्रकार की जो घटना सुनी, एक गाय अपने बछड़े से कुछ बातचीत कहती है, या एक गाय और उसके साथ में बछड़ा था, या जो गाय दूसरे बंदे को जो बात सुनाती है कि ये ऐसी बात हो गई है कि जो मेरा मालिक है वो मेरे बछड़े को किसी दूसरे बंदे को बेच दिया है, और वो जो बंदा है वो सुबह मेरे बछड़े को लेकर जाएगा, मेरा मालिक उस बछड़े को बेच दिया है, तो वो बंदा आकर लेके जाएगा मेरे बछड़े को। ठीक है, तो मैं उसको बचाना चाहती हूँ, लेकिन अब वो उसने तो बेच दिया है। इस घटना को, इस बात को परशुराम जी सुनते हैं। परशुराम जी को यानी बातचीत का पता लगा भाई ये बात है, और वो जो गाय है उस बछड़े को वापस अपने जो धनी के या मालिक के स्थान पर ले जाती है, और जो खरीदता है उस बछड़े को लेने आ जाता है। वो बछड़ा उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। वो बछड़ा ऐसा जो किंवदंतियां है, ये जो वो बछड़ा अपने सींगों से उस जो खरीदने वाले बंदे को मार देता है। ठीक है, जो खरीद कर लेके जा रहा था अपनी माता से छुड़ाकर, उस बंदे को वो बछड़ा सींगों से मार देता है और वो वापस अपनी माता के पास आ जाता है। जो गाय उसकी माता थी बछड़े की, तो उसको गलत लगा और उसको पाप धुलाने के लिए वो उस मंदिर तक ले जाती है जो उस शिवलिंग के पास में जो कुंड बना हुआ था। ठीक है, उस कुंड में जाने से उस बछड़े के पाप धुल जाते, ऐसा किंवदंतियां है। परशुराम जी को भी लगा जब यार इस बछड़े को यहाँ से इसके पाप धुल सकते, खुद भी डुबकी लगाते जो परशुराम जी, या वहां पर स्नान करते हैं। और परशुराम जी को लगा कि भाई यार उस कुंड में नहाने से, जल कुंड में नहाने से, स्नान करने से, कि जो मेरी माता, मुझे एहसास होता था कि उसका सिर मेरे पीठ के चिपका हुआ है, उसका वजन कम हो गया है वो, या मुझे आजाद कर दिया गया मेरे शरीर को। ठीक है, तो ऐसी किंवदंतियां है। उन्होंने माना कि मेरे पाप यहाँ पे स्नान करने से धुल गए हैं, तो वहां पर उन्होंने घोर तपस्या की थी। इस जगह का नाम ये माँ तरी के नाम पर मातृकुंड पड़ता है। ये जो किंवदंतियां हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, मैं आपको सुना है। ठीक है, तो ये बात थी मातृकुंड, जिसको राजस्थान का मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। मेला लगता है यहाँ पर, वैशाख पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है। ठीक है, आप लिखना चाहो तो साइड में बॉक्स बना के लिख लेना, वैसे अपन आगे बात कर लेंगे मातृकुंडिया की। ठीक है, तो देखिए ये जो अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में करने की इन्होंने प्लानिंग की, यहाँ पर जो पोडोली गांव में। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा को अपन सम्मेलन करेंगे। जो सम्मेलन फिक्स किए थे इसी के अकॉर्डिंग इनका जो सम्मेलन होता है मई 1922 में। ठीक है, मई 1922 में मातृकुंडिया में सम्मेलन आयोजित होता है, जिसमें लगान में कमी करने की जो बातें होती है, भाई लगान में अपन किस प्रकार से कमी कर सकते हैं, तो इस प्रकार की बातें होती है मातृकुंडिया में, जो मई 22 में या 1922 में जो सम्मेलन होता है मातृकुंडिया में। और इनकी जो अफीम की खेती होती थी मातृकुंडिया वाले जो क्षेत्र में, जो मेवाड़ में, इनकी जो इस अफीम की खेती के जो अधिकार थे वो भी छीन लिए गए थे किसानों से। तो इन्होंने ये भी प्लानिंग की इस सम्मेलन में कि अफीम की जो खेती अपन नहीं कर रहे इस समय, उससे अपने को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई किस प्रकार से करें, इस प्रकार की जो बातें करते हैं या जो प्लानिंग तैयार करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी बात। देखिए जो मेवाड़ है ये ऐसा
प्लानिंग तो कर लेते हैं जो मातृकुंडिया में मेवाड़ सरकार को पता लग गया था या पता चल चुका है यहाँ तक, भाई ये बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, अब कुछ तो अपने को भी झुकना चाहिए। तो जो मेवाड़ रियासत है किसानों के साथ समझौता कर लेती है और कुछ रियायतें दे देती है और ये आंदोलन समाप्त हो जाता है या समाप्त करवा दिया जाता है। ये बात हो चुकी है। ये बात हो गई है अभी तक की। जो बेगू किसान जो आंदोलन खड़े थे, जो मेवाड़ में जो बातें हुई थी, जो खालसा क्षेत्र वाला जो बातें थी वो भी अपन कर लिए हैं। जो मेवाड़ के खालसा क्षेत्र में भी जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, इनकी भी अपन बात किए हैं थोड़ी बहुत। अब बात करते हैं बूंदी किसान आंदोलन की। बूंदी किसान जो आंदोलन है इसको बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। आप लिख सकते हो उसको बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं, बूंदी किसान आंदोलन को। अब बात कर लेते हैं बूंदी किसान आंदोलन की भी। देखिए बरड़ क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है बरड़, इस क्षेत्र का नाम बरड़ था, तो इस वजह से इसको बरड़ किसान आंदोलन भी कहा गया है या बूंदी किसान आंदोलन के नाम से तो प्रसिद्ध है। तो बूंदी किसान आंदोलन को और अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो बरड़ किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बरड़ क्षेत्र के गुर्जर जाति के किसानों ने, ठीक है, गुर्जर जाति के किसानों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। एक प्रकार से मुख्य भूमिका मानी जाती है तो गुर्जर जाति के लोगों की, गुर्जर जाति के किसानों की मानी जाती है। इसके बाद में बात करते हैं कारण। कारण और जो आंदोलनों में अपन पढ़ते आ रहे हैं लगभग इसी प्रकार के कारण होंगे। यहाँ पर 25 प्रकार के कर है, ठीक है, 25 कर है, 25 प्रकार के कर है। यहाँ पर 25 प्रकार के कर लिए जा रहे हैं। अधिक भू राजस्व, देखिए आप कारण लिखना चाहो तो वैसे लिख लेना, मैं आपको बोल के बताता हूँ। 25 प्रकार के कर लिए जा रहे थे। कारणों में भू राजस्व ज्यादा लिया जा रहा था, लाटाकून था, और देखिए एक और ध्यान रख लेना, युद्ध कर भी लिया जा रहा था इस समय। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था इस समय, तो इस युद्ध के नाम पर चंदा लिया जा रहा था, कर लिया जा रहा था एक प्रकार से, भाई जो युद्ध के नाम पर कर लिया जा रहा है, ठीक है। तो युद्ध कर और बेगार, बेगार और लाटाकूंता भी आप लिख लेना। और एक प्रकार से भ्रष्टाचार, ये थोड़ा अलग है यहाँ पर। देखिए जो बूंदी वाला जो क्षेत्र था भ्रष्टाचार के नाम में फेमस होता जा रहा था, प्रसिद्ध होता जा रहा था, और भ्रष्टाचार यहाँ पे ज्यादा ही हो रहा था, ठीक। तो ये कारण थे कुछ। अब बात आती है 1920 में साधु सीताराम दास, ठीक है, साधु सीताराम दास ने जो डाबी किसान पंचायत की स्थापना की। ठीक है, 1920 की बात है ये जो यहाँ के जो बरड़ किसान थे या बरड़ के जो किसान लोग थे, गुर्जर किसान थे, ये सीताराम, साधु सीताराम दास जी से मिलते हैं और साधु सीताराम दास जी यहाँ पर आते हैं। 1920 में डाबी किसान पंचायत की स्थापना करते हैं। जो ये स्थापना तो कर लेते हैं, इस किसान पंचायत की स्थापना कर लेते हैं। इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है हरला बढ़त। लोगों ने कहा कि भाई जो हरला बढ़त है ढंग से बढ़ेगा, यानी जो सरकार के खिलाफ, तो हरला बढ़त को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो नाम सरनेम में बढ़क आ रहा है तो बढ़क सकता है, ठीक। और अगर इसको अध्यक्ष नहीं बनाएंगे तो भी बढ़क सकता है, तो इसी को बना दो। तो हरला बढ़क को इस डाबी किसान पंचायत का अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक। अब बात आती है आगे। आंदोलन मुख्य तौर से, ठीक है, आंदोलन मुख्य तौर से अप्रैल 1922 में शुरू होता है, ठीक है। डाबी किसान पंचायत वगैरह बनाने के बाद में मुख्य तौर से अप्रैल 1922 में ये जो आंदोलन शुरू होता है। देखिए बात और आती है, बड़ा एक नेता और बताऊं आपको, इसकी इनकी बात कर लेते हैं, पंडित नैनूराम शर्मा। ठीक है, हाड़ौती के जो बड़े नेताओं के रूप में जाने जाते हैं, बड़े नेताओं नामों में इनका नाम कुमार रहता है, पंडित नैनूराम शर्मा। तो पंडित आंदोलन को शुरू जो पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था, ठीक है। पंडित नैनूराम शर्मा ने ये जो बूंदी किसान आंदोलन है इसको शुरू किया था। तो हाड़ौती के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और राजस्थान सेवा संघ के
जो कार्यकर्ता थे पंडित नहींराम शर्मा। अब ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना, हाड़ौती के बड़े नेता और राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे। अब किसानों द्वारा जो कार्यक्रम किए जाते हैं, अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं, जो आंदोलन में अभी बता रहा था आपको, तो जो किसान जो आंदोलन कर रहे थे इनके द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं। मैं आपको मौखिक बताना चाहूंगा, आप लिख लेना, लिखना चाहो तो किसानों द्वारा किए गए कार्यक्रम। तो बात करते हैं सबसे पहले भाई खादी को बढ़ावा देने की बात करते हैं। खादी पे देखिए ये जो नॉर्मल से काम होते हैं भाई, जो वहां पर बैठे बैठे इसी प्रकार की बातें करेंगे, चलो अपन खादी को बढ़ावा देंगे, खादी को बढ़ावा देंगे तो यहाँ के जो लोग है, स्थानीय लोग है, उनको बढ़ावा, इनके जो व्यापार को बढ़ावा होगा, इनकी जो आर्थिक स्थिति सुधरेगी, ठीक है। तो खादी को बढ़ावा देने का जो प्लानिंग करते हैं, कार्यक्रम चलाते हैं। फिर और जो कार्यक्रम चलाते हैं, विदेशी वस्तुओं का अपन बहिष्कार करेंगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो अपने स्वदेशी जो वस्तुएं हैं वो मार्केट में चलेगी, और स्वदेशी वस्तुएं मार्केट में चलेगी तो अपने यहीं के जो स्थानीय लोग हैं, सब अपने देश के लोग हैं, इनको फायदा होगा, इनके जो वस्तुएं बिकेगी, ठीक है। तो स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं। शराब पर बैन लगाते हैं, भाई दारू वारू नहीं पियेंगे, दारू वारू नहीं बेचने देंगे, जिसकी कोई की इच्छा होगी वो अंदर जाके थोड़ी सी एक दो घूंट ले आएगा, एक दो पैक बना के ले आएगा। तो ये मजाक की बात है, लेकिन इन्होंने प्लानिंग की थी कि भाई शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे, लगान नहीं देंगे अपन, भाई लगान नहीं देंगे। और जो जंगलात पर करने देंगे, जंगलात बोलते जंगल वाली जमीन है, ठीक है, जंगल वाली जमीन जो जंगलात बोलते हैं अपन, तो जंगलात पर कर नहीं देंगे। और जो राजकीय चरागाह भूमि है उस पर कब्जा करेंगे, ठीक है, जो भी सरकारी जो चरागाह भूमि है उस पर कब्जा करेंगे। और जो सरकारी न्यायालय है, ठीक है, जो कोर्ट वगैरह है जो सरकारी, इनका बहिष्कार करेंगे। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। जो भी ये कार्यक्रम है, जो ये जो मैं आपको एक एक पॉइंट बताया हूँ, इनका जो डिमांड थी उनकी भी उनका बहिष्कार करे, जो बाहर की जो वस्तुएं हैं, जो विदेशी वस्तुएं हैं, उनका जो बहिष्कार कर रहे हैं, जो शराब जो है उसको भी बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो खादी को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहे हैं, जंगलात की भूमि पर कर नहीं देंगे, राजकीय जो चरागाह भूमि होगी उस पर कब्जा करेंगे, और जो सरकारी जो न्यायालय होंगे उनका बहिष्कार करेंगे। और किसान पंचायतें बना दी जाती है, किसान पंचायतें बनाई जाती हैं। जैसे गरजड़ा में किसान पंचायत बनाई जाती है, गरजड़ा, बरुंदन, बरड़ और डाबी। तो बरड़ की अपन बात कर रहे हैं, तो किसान पंचायत में वापस बताने की कोशिश करूं, बरड़, बरुंदन, डाबी और गरदड़ा। गरदड़ा अपन जो सभ्यता वगैरह पढ़ते हैं, शैल चित्र वगैरह उनकी बात आती है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको याद रखनी चाहिए बात, वो आगे भी अपन बात करेंगे, गरदड़ा की कहीं ना कहीं बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, गरदड़ा वहां पे भी याद रखना, मैं आपको याद दिला दूंगा। अब बात आती है डाबी हत्याकांड होता है। देखिए जो डाबी हत्याकांड होता है वो 1923 में होता है। डाबी हत्याकांड होता है 2 अप्रैल 1923 को होता है। ये ध्यान रख लेना, डेट वगैरह जो सन है वो ध्यान रखना, ठीक है। 2 अप्रैल 1923 को होता है। इकराम हुसैन नामक जो पुलिस अधिकारी था, पुलिस अधिकारी का नाम ध्यान रख लेना। इकराम हुसैन जो पुलिस अधिकारी था, डाबी में किसानों की जो पंचायत चल रही थी, तो जो पुलिस अधिकारी था ये इकराम हुसैन, इसने डाबी में किसानों की सभा पर जो फायरिंग करवा दी थी, ठीक है। डाबी में जो किसानों की सभा हो रही थी वहां पर जो इकराम हुसैन नामक जो पुलिस अधिकारी था, इसने किसानों की सभा पर फायरिंग करवा दी थी। इसमें नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो जाते हैं, ठीक है। इस डाबी जो हत्याकांड में ना इकराम हुसैन ने, जो पुलिस अधिकारी था, इसने कि जो फायरिंग करवा दी थी किसानों की सभा पर, तो नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो जाते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं, माणिक्यलाल वर्मा ने जो नानक जी भील को समर्पित करते हुए एक गीत भी लिखा था, अर्जी। देखिए ये एरो लगाया, इसका मतलब यह नहीं कि नानक जी भील ने जो गीत लिखा था, माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील को समर्पित करते हुए जो ये अर्जी नामक गीत लिखा था, एक गीत गाया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, माणिक्यलाल वर्मा की बात है। माणिक्यलाल वर्मा ये एक गीत लिखते हैं, अर्जी। अर्जी गीत किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का। किसको समर्पित करते हुए माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था? तो नानक जी भील को। अब बात आती है, राजस्थान सेवा संघ ने रामनारायण चौधरी को
और सत्यवक्त को ढाबी में भेजा था। तो ठीक है, राजस्थान सेवा संघ ने रामनारायण चौधरी और सत्यवक्त, एक नाम में अलग अलग है, सत्यवक्त, रामनारायण चौधरी आप लिख लेना। तो राजस्थान सेवा संघ ने राजस्थान सेवा संघ ने रामनारायण चौधरी और सत्यवक्त इन दोनों को ढाबी में भेजा था। भाई तुम जाओ, देख करता हो क्या माहौल चल रहा है, क्या बात हो गई, हत्याकांड हुआ है, कौन कौन कितने लोग मारे गए हैं, जो भी बात है उसकी जो यानी एक प्रकार से रिपोर्ट बना के लेकर आओ। ठीक है, ये जो लोग जाते हैं वहाँ की जो बात देखते, जो सिचुएशन होती है उसको भांपते हैं ये लोग। और इन्होंने जो रामनारायण चौधरी थे, सत्यवक्त थे, इन्होंने समाचार पत्रों में इस हत्याकांड की, इस आंदोलन की आलोचना की थी। ठीक है, जो सरकार की और इस हत्याकांड की आलोचना की थी। ढाबी में जो ये हत्याकांड हुआ था, नानक जी भील और जो ये देवीलाल गुजर मारे गए थे, शहीद हो गए थे, इनकी जो इस हत्याकांड की जो रामनारायण चौधरी और सत्यवक्त ने जो समाचार पत्रों में आलोचना की थी। बूंदी के राजा ने जांच के लिए एक समिति बनाई थी। फिर तो बूंदी के राजा ने जांच के लिए फिर एक समिति बनाई थी। जो समिति बनाई थी उसके जो सदस्यों के नाम है वो लिखते हैं। ठीक है, आप वाक्य इस प्रकार से लिख लो, भाई जो आलोचना करते हैं इसके बाद में बूंदी के राजा ने जांच के लिए समिति बनाई थी। उस समिति के जो सदस्य थे, एक जो सदस्य था राम प्रताप था, एक भैरोलाल और एक पृथ्वी सिंह। देखिए, जो समितियों के जो ये सदस्य हैं भाई, ये लिख लिया करो, इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो बूंदी के राजा ने जो समिति बनाई थी उसके सदस्य कौन कौन थे। तो ये जो सदस्य थे राम प्रताप, भैरोलाल और पृथ्वी सिंह। ठीक है, अब बात आती है इस आंदोलन के नेताओं की भी बात कर लो आप थोड़ा। तो आंदोलन के नेता थे पंडित नैनूराम, नारायण सिंह और भंवरलाल जो सुनार थे। ठीक है, देखिए मैं 3 नाम बोल रहा हूं, उनमें से 2 तो इंपॉर्टेंट है, पंडित नैनूराम शर्मा और भंवरलाल सुनार। लेकिन ये जो नारायण सिंह भी आप लिखना चाहो तो लिख लेना, नारायण सिंह। ठीक है, मैं ये लिख ही देता हूं आपके सामने। पंडित नैनूराम शर्मा और जो भंवरलाल सुनार और नारायण सिंह, ये जो 3 लोग थे, 3 नेता थे, ये बूंदी किसान आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में थे। इसके बारे में बात करते हैं। इन जो तीनों नेता थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ठीक है, देखिए ये जो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। राजस्थान सेवा संघ 1927 में लगभग बंद हो जाता है। ठीक है, विजय सिंह पति के गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, हालांकि वो बाद में निकल कर भी आते हैं। फिर वहाँ के जो बिजोलिया वाले किसान आंदोलनों की अपन बात कर ले, वहाँ के जो लोग थे वो जो विजय सिंह पति को अलग कर देते हैं आंदोलन से, विजय सिंह पति का आंदोलन से अलग होकर बाहर चले जाते हैं। तो और जो आपसी नेताओं में भी मतभेद होने लगे थे। ठीक, रामनारायण चौधरी थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, विजय सिंह पथिक थे, इन लोगों में आपस में फिर बननी भी बंद हो गई थी। तो ये राजस्थान सेवा संघ फाइनली 1927 के आसपास बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये बूंदी किसान आंदोलन भी राजस्थान सेवा संघ के बंद होने पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। देखिए वापस एक बार चलता है बूंदी किसान आंदोलन, उसकी भी अपन बात करते हैं। ये जो आंदोलन था इसमें गुर्जर किसानों की संख्या अधिक थी। ठीक है, ये जो आंदोलन था इसमें गुर्जर किसानों की संख्या अधिक थी और इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। देखिए जो अंजना देवी चौधरी, ठीक है, रामनारायण चौधरी की जो पत्नी थी अंजना देवी, तो उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। तो महिलाओं को एक प्रकार से वो लीड कर रही थी, तो महिलाएं भी उनको देखकर इस आंदोलन में भाग ले रही थी। रामनारायण चौधरी की जो पत्नी थे अंजना देवी चौधरी, इंपॉर्टेंट नाम आता है, नाम लिख लेना। अंजना देवी रामनारायण चौधरी की पत्नी थे, ये जो इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, तो महिलाएं भी भाग लेती इस आंदोलन में। देखिए 1936 में जो आंदोलन था वापस शुरू होता है, पुनः स्टार्ट होता है, पुनः शुरू होता है। ठीक है, 1936 की बात है, 1936 में वापस शुरू होता है, हालांकि फिर 1945 तक चलता है। ठीक है,
1936 से 1945 तक चलता है। इसका दूसरा चरण यह वापस चलता था। 1945 में ये खत्म होता है। लगान वापस, वो जो मांगे होती, जो लगान बढ़ाया जा रहा था, तो लगान भाई कम करे हमारा, और जो चराई कर ले रहे थे उस समय, तो चराई कर भी नहीं लेना चाहिए, और जो जो युद्ध कर लिया जा रहा था उसको भी बंद नहीं किए थे, तो उसको भी बंद करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो युद्ध कर, तो मैं आपको बता दिया। और जो पशुओं की गणना भी करवाई जा रही थी उस समय, तो पशुओं की गणना नहीं करवाई जानी चाहिए। ये इनकी सोच ये थी कि आंदोलन वाले जो लोगों की, कि जो पशुओं की गणना करवा रहे हैं, इनके आधार पर पशुओं को गिनेंगे और फिर और कर बढ़ाएंगे हमारे ऊपर, जो पशुओं के आधार पर जो चराई कर वगैरह जो भी है। तो इस प्रकार का जो इनका विरोध था, तो 1936 में वापस जो आंदोलन शुरू करते हैं। 1936 में हिंदोली नामक जो स्थान था, यहाँ पर जो हुंडेश्वर जो मंदिर है, ठीक है, हुंडेश्वर जो शिव जी का मंदिर था, हिंदोली नामक जो स्थान पर 1936 में, तो 5 अक्टूबर 1936 को, ठीक है, तो गुर्जर और मीणा लोगों ने एक सम्मेलन किया था। 5 अक्टूबर 1936 की बात है। हिंदोली नामक स्थान पर हुंडेश्वर जो मंदिर पड़ता है, यहाँ पर जो शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर गुर्जर समुदाय के लोगों ने सम्मेलन किया था। अब यह इस बार गुर्जर समुदाय के साथ कुछ संख्या में मीणा समुदाय भी भाग लेता है। ठीक है, तो ये समुदाय जो भाग लेते हैं, ये दोनों समुदाय मिलकर यहाँ पर सम्मेलन करते हैं। मुख्यतः गुर्जर समुदाय द्वारा जो सम्मेलन किया जा रहा था, मुख्यतः यह आंदोलन भी गुर्जर समुदाय के द्वारा चलाया जा रहा था। ठीक है, अब इसके कालांतर में अब जो सरकार के द्वारा अब इनकी मांगे वापस मान ली जाती है। ठीक है, सरकार द्वारा इनकी मांगे मान ली जाती है और जो ये आंदोलन 1945 में समाप्त कर दिया जाता है। ये बात हो गई। 1936 में वापस होता है, शुरू होता है। 1945 में इनकी जो मांगे वगैरह जो थी उनको मानकर समाप्त कर दिया जाता है आंदोलन को। अब थोड़ी सी वैसे इसकी बेसिक बात कर लेते हैं। जो ये आंदोलन है, बिजोलिया और बेगू जो आंदोलन था उसके जितना प्रसिद्ध नहीं हो पाया था या सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, बिजोलिया एक बड़ा आंदोलन था, बेगू भी, लेकिन जो बूंदी वाला किसान आंदोलन है ये इतना सफल नहीं हो पाया था बिजोलिया और बेगू की तुलना में, ज्यादा सफल नहीं हो पाया था। क्योंकि या थोड़ी बहुत अपन बात करें भाई क्यों नहीं हो पाया था। देखिए, जो ये बूंदी किसान आंदोलन था एक समुदाय विशेष के द्वारा चलाया जा रहा था, तो अपन बात कर चुके हैं बरड़ क्षेत्र के गुर्जर समुदाय द्वारा। हालांकि बाद में इसमें मीणा समुदाय के कुछ लोग भी आते, दोबारा जो शुरू होता है तब, लेकिन मुख्य रूप से ये गुर्जर समुदाय के द्वारा चलाया जा रहा था। एक तो जाति विशेष की बात आ गई। ठीक है, दूसरा जो बात आती है कि इस जो आंदोलन को कुशल जो लीडरशिप या कुशल नेतृत्व नहीं मिल पाता है। ठीक है, कुशल नेतृत्व या कुशल जो लीडरशिप नहीं मिल पाती है। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की बात करें तो राजस्थान सेवा संघ का भी जो एक्टिव सपोर्ट नहीं मिल पाता है, एक प्रकार से सक्रिय जो सहयोग नहीं मिल पाता है राजस्थान सेवा संघ का, क्योंकि जो विजय सिंह फतेह भी गिरफ्तार कर लिए गए थे, फिर इन जो आपसी नेताओं में आपसी जो भेदभाव चल रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो राजस्थान सेवा संघ का जितना सहयोग बेगू यानी बिजोलिया को मिला था वैसा इसको नहीं मिल पाता बूंदी किसान आंदोलन को। ठीक, तो ये बात होगी, इसलिए भाई जो ज्यादा सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, देखिए द्वितीय चरण में जो आंदोलन था 1936 से 45 तक अपन पढ़ रहे हैं। द्वितीय चरण में ये जो आंदोलन था समाज सुधार की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें जो लोग थे समाज सुधारों की तरफ बढ़ जाते हैं कि जो सरकारें जो इनकी जो कुप्रथाएं जो चल रही थी, मृत्यु भोज वगैरह, इन पर प्रतिबंध लगा रही थी। उससे पहले ये खुद लोग ही इस प्रकार के डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं कि भाई हम ही अपने स्तर पर इन जो कुप्रथाओं पर रोक लगा लेते हैं, तो फिर सरकारें कुछ डिसीजन नहीं ले पाएगी, तो अपने ही समाज सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा चरण था जो समाज सुधार की तरफ बढ़ गया। ठीक है, अब बात आती है कि जो थोड़ा बहुत अपन और बात करें कि जो बिजोलिया, बेगू और बूंदी जो आंदोलन है, तो इनमें अंतर भी अपन देख सकते हैं। बिजोलिया और बेगू वाला जो किसान आंदोलन है इनको अपन एक तरफ करके देखें और बूंदी वालों को एक तरफ करके देखें, तो बूंदी किसान आंदोलन को एक तरफ करके देखें, तो इनमें जो अंतर क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेगू यानी बिजोलिया और बेगू वाले जो किसान आंदोलन थे वो जागीरी क्षेत्रों में होते हैं, या जागीरी जो ठिकाने थे वहां पर जो होते हैं वो आंदोलन चलते हैं। जो
वहां जो जागीरों में जो सामंतों के खिलाफ चलते हैं आंदोलन। बूंदी वाला जो किसान आंदोलन है वो राज्य सरकार के, जो यहाँ का राज्य प्रशासन था, इसके खिलाफ चलता है। ठीक है, तो ये भी एक अंतर है। वो जागीरों में सामंतों के खिलाफ चलते हैं और ये डायरेक्ट ही यहाँ पर जो सरकार राज्य प्रशासन के खिलाफ आंदोलन चलता है। इसके बाद में और अपन बात करें तो भूमि के लगान के खिलाफ यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा था बिजोली और बेगू में, कि भूमि पर लगान अत्यधिक लिया जा रहा था, तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे। यहाँ पर जो बेगार जो बूंदी में बेगार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया जा रहा था। तो भ्रष्टाचार और बेगार एक अलग प्रकार की, और यहाँ पर जो लगान होते हैं जो अलग प्रकार के। ठीक है, इसके बाद में और अपन बात करें अंतर करने की और कोशिश करें तो देखिए, अच्छा नेतृत्व यानी अच्छी लीडरशिप मिल जाती है बिजोलिया और बेगू वाले यानी आंदोलनों को, लेकिन जो बूंदी वाला जो किसान आंदोलन है इसको अच्छी लीडरशिप या कुशल नेतृत्व नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से अंतर देखा जा सकता है। राजस्थान सेवा संघ का अच्छा सहयोग मिला था बेगू और बिजोलिया को, लेकिन बूंदी को अच्छा सहयोग नहीं मिल पाता आरएसएस का, राजस्थान सेवा संघ का। और जो बिजोलिया और बेगू वाले जो किसान है इनका उत्पीड़न ज्यादा या बड़े स्तर पर किया गया था, इनको ज्यादा परेशान किया गया था। लेकिन बूंदी किसान आंदोलन में बूंदी में जो किसानों को इतना उत्पीड़ित नहीं किया गया था। तो ये इतने इस प्रकार से अंतर देख सकते हैं। ये देखिए अपन जो बातें किए हैं, तो एक तो ये कि यह आंदोलन बिजोलिया और बेगू की तुलना में ज्यादा सफल नहीं हो पाया था। तो ये देखिए मेंस में लिखने लायक जो फैक्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार के नहीं होते हैं, नहीं आते हैं। और जो फिर अपन बाद में लास्ट में देखे हैं जो अंतर बेगू बिजोलिया और बूंदी में जो अंतर देखे हैं आंदोलनों में, ये भी जो मेंस के जो आंसर हो सकते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे 2 नंबर 5 नंबर में बन सकते हैं। इतने जो फैक्ट होते हैं लगभग 5 नंबर में अपन कर सकते हैं। तो ये बात हुई है आज बेगू और बूंदी किसान आंदोलनों की। इसमें जो हत्याकांड हुए हैं इन 2 आंदोलनों के दौरान, उनका थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।